नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जबरदस्त मुसीबत में फंसी भाजपा और कोरोना संकट में एम्बुलेंस जमाखोरी के लिए भाजपा सांसद पर केस हो दर्ज। पप्पू यादव ने पर्दाफाश करने के बाद उठाई ये बड़ी मांग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश भर में ऑक्सीजन आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 12 सदस्यीय टास्क फोर्स और कई अस्पतालों के टॉप डॉक्टर शामिल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नेहरू गांधी की वजह से भारत कठिन समय का सामना कर पा रहा है। ये बड़ा बयान दिया है शिवसेना ने और मोदी सरकार पर साधा है निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना संकट में एम्बुलेंस जमाखोरी के लिए बीजेपी सांसद पर हो केस, पप्पू यादव ने पर्दाफाश करने के बाद की मांग। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और बिहार से 4 बार सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। पप्पू यादव ने शुक्रवार को सारण में रूडी के कार्यालय में छिपाकर रखे गए 30 से अधिक एम्बुलेंस का खुलासा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि रूडी ने सांसद निधि से खरीदे जाने के बावजूद व्यक्तिगत क्षमता के तहत एम्बुलेंस को छिपा रखा था। पप्पू यादव ने कहा, यह बेहद चौंकाने वाला मामला है कि रूडी ड्राइवरों की अनुपलब्धता का बहाना दे रहे हैं। करदाताओं के पैसे से एम्बुलेंस खरीदी गई थी। इस मामले में एम्बुलेंस को जिले के सरकारी अस्पतालों में तैनात किया जाना चाहिए था और राज्य सरकार को ड्राइवर नियुक्त करना चाहिए था। किस क्षमता के तहत रूडी ने उन एम्बुलेंस को अपने कार्यालय में रखा? वह क्यों कह रहे हैं कि ड्राइवरों की अनुपलब्धता के कारण एम्बुलेंस को उसके परिसर के अंदर रखा गया था? पप्पू यादव ने कहा, जब बिहार के लोग एम्बुलेंस और अन्य बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, रूडी ने मानवता के खिलाफ असंवेदनशीलता और जघन्य अपराध किया है। वह मुझे सस्ती राजनीति करने और ड्राइवरों की व्यवस्था करने के लिए चुनौती दे रहे हैं। मैंने अपने स्तर से 40 ड्राइवर की व्यवस्था की है। मैं एक फ़ोन नंबर भी दे रहा हूं जहां वह या सरकारी अधिकारी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ड्राइवर इस संकट के समय स्वयंसेवकों के रूप में ड्यूटी करेंगे। पूर्व सांसद ने कहा, सांसद निधि से एम्बुलेंस खरीदी गई थी, इसीलिए रूडी को स्पष्ट करना चाहिए कि उन एम्बुलेंस से प्राप्त राजस्व से किसको फायदा हुआ। मानदंड के अनुसार राजस्व को राज्य के खजाने में जाना चाहिए। उन्हें एम्बुलेंस का वित्तीय विवरण प्रदान करना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा, बिहार में मेडिकल माफियाओं द्वारा एम्बुलेंस चल रही है। वे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 7,000 से 25,000 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। संकट के समय राज्य सरकार ने कोविड मरीजों को मुफ्त सेवाएं देने के बजाय उनके रेट तय किए हैं, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। पप्पू यादव ने कहा, मैं उन्हें और एनडीए सरकार को बताना चाहता हूं कि मैं बिहार की सड़कों पर 24 घंटे काम कर रहा हूं। इससे पहले ऑफिस परिसर में 30 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी मिलने का खुलासा होने पर राजीव प्रताप रूडी ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव इस पर सस्ती राजनीति कर रहे हैं। रूडी ने एम्बुलेंस पर जवाब देने के बजाय पप्पू यादव को सलाह दी कि उन्हें मधेपुरा में राजनीति करनी चाहिए। सारण के लोग उनके प्रभाव में नहीं आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में ऑक्सीजन आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 12 सदस्यीय टास्क फोर्स, कई अस्पतालों के टॉप डॉक्टर शामिल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान विभिन्न अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा बनाई गई इस नेशनल टास्क फोर्स का काम पूरे देश में ऑक्सीजन का मूल्यांकन करने, जरूरत देखना और उसका आवंटन करना होगा। टास्क फोर्स में देश भर के नामी गिरामी अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टरों को शामिल किया गया है। कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं, मैन पावर और चिकित्सा देखभाल के मुद्दों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया भी प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, उसमें शामिल 12 सदस्यों के नाम वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर भाबातोष बिस्वास, दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा, नारायण हेल्थ केयर के चेयरपर्सन डॉक्टर देवी शेट्टी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कांग, डॉक्टर JV पीटर, मेदांता अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश त्रेहन, फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर राहुल पंडित, सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर सौमित्र रावत, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस के डॉक्टर शिव कुमार, मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर जरीर F, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव और नेशनल टास्क फोर्स के संयोजक, जो कि सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर का अधिकारी होगा। पिछले कई दिनों से देश के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। इस वजह से विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पटना, इलाहाबाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को फटकार भी लगा चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों सुनवाई के समय केंद्र को फटकार लगाई थी और दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई रोजाना देने के लिए कहा था।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए पिछले दिनों कहा था कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर ना करें। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है तो फिर सरकार आगे आकर देश को यह बताना चाहिए कि किस तरह से केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन का आवंटन किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेहरू गांधी की वजह से भारत कठिन समय का सामना कर पा रहा, मोदी सरकार पर शिवसेना का निशाना। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में जहां पड़ोस के छोटे देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं, वहीं मोदी सरकार के कई करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को रोकने के लिए भी तैयार नहीं है। शिवसेना ने यह भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा पिछले 70 वर्ष में बनाई गई व्यवस्था ने देश को ऐसे कठिन समय से पार पाने में मदद की है जैसे समय का सामना आज वह कर रहा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में लिखा कि यूनिसेफ ने डर व्यक्त किया कि भारत में जिस गति से कोरोना वायरस फैल रहा है उससे दुनिया को वायरस से खतरा है। इसने यह भी अपील की है कि अधिकतम देशों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करनी चाहिए। बांग्लादेश ने रेमडेसिविर की 10,000 शीशियां भेजी हैं, जबकि भूटान ने चिकित्सीय ऑक्सीजन, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका ने भी आत्मनिर्भर भारत की मदद की पेशकश की है। सामना ने कहा है कि साफ तौर पर भारत नेहरू गांधी द्वारा बनाई गई व्यवस्था के सहारे है। कई गरीब देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान, रवांडा और कांगो जैसे देश दूसरों से मदद लेते थे, लेकिन आज के शासकों की गलत नीतियों के चलते भारत आज इस स्थिति से गुजर रहा है। शिवसेना ने कहा कि जहां गरीब देश अपने अपने तरीके से भारत की मदद कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को रोकने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि किसी को भी इस बात का अफसोस नहीं है कि एक तरफ भारत बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों से मदद ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी नए संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए कई करोड़ के सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम रोकने को तैयार नहीं है। शिवसेना ने कहा कि दुनिया कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर से जूझ रही है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर और खतरनाक होगी, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी को आज भी बस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कैसे भी घेरने की पड़ी है। उसने कहा कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को देने की मांग की है और यह इस बात का सबूत है कि मौजूदा स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह विफल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना, बोली बंगाल हथियाने के चक्कर में 6 महीने नहीं किया काम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि देश में कोविड-19 संकट केंद्र के पिछले 6 महीनों में कोई काम न करने का नतीजा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और नेता बंगाल पर कब्जा करने के लिए रोज राज्य में आ रहे थे। बनर्जी विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायक विमान बंदोपाध्याय की तीसरी बार अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होने के बाद बोल रही थी। सांप्रदायिक उकसावे वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा चुनाव जीतने में नाकाम रहने के बाद हिंसा भड़का रही थी। बनर्जी ने निर्वाचन आयोग में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, मैं चुनौती दे सकती हूं कि अगर निर्वाचन आयोग ने सीधे सीधे उनकी मदद न की होती तो भाजपा 30 सीटें भी नहीं जीत पाते। इस चुनाव में निर्वाचन आयोग के सामने कुछ स्थानों पर छेड़छाड़ हुई। उन्होंने दावा किया कि अब भाजपा जनादेश को स्वीकार नहीं कर सकते और फर्जी वीडियो पोस्ट करके हिंसा भड़का रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को हिंसा और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय बलों के कर्मी RT-PCR कोविड-19 जांच कराए बिना चुनावों के दौरान राज्य में तैनात थे, जिससे यह संक्रमण फैला। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्र ने पिछले 6 महीनों में काम नहीं किया। उन्होंने कहा, बंगाल में दोहरे इंजन वाली सरकार बनाने के लिए उन्होंने भारत को बर्बादी की कगार पर धकेल दिया। पिछले 6 महीनों में केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया और वे बंगाल पर कब्जा जमाने के लिए रोज यहां आते थे। गौरतलब है कि कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कोरोना के कहर से हाहाकार, जानवरों तक पहुंचा संक्रमण। इटावा लायन सफारी में पॉजिटिव मिली 2 शेरनी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा सफारी में 2 शेरनी गौरी और जेनिफर कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। दोनों को आइसोलेट कर दिया गया है। सफारी प्रशासन के अनुसार दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। इटावा सफारी के डायरेक्टर के सिंह ने बताया कि 30 अप्रैल से शेरनी गौरी और जेनिफर को बुखार आ रहा था। जांच के लिए रक्त व मल के नमूने 3 मई को IVRI बरेली भेजे गए थे। 6 मई की शाम को दोनों शेरनियों में कोरोना होने की पुष्टि की गई। दोनों शेरनियों को आइसोलेशन में रखा गया है। विशेषज्ञों का परामर्श के अनुसार शेरनियों का इलाज किया जा रहा है। डायरेक्टर ने बताया है कि दोनों शेरनियों की हालत स्थिर है। हैदराबाद और फिर इटावा में शेर कोरोना संक्रमित मिलने के बाद लायन सफारी, कॉर्बेट पार्क और चिड़ियाघरों में कोविड गाइडलाइन के तहत सतर्कता बढ़ा दी गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,076 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। साथ ही
संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 4,25,649 टेस्ट हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 2,41,403 टेस्ट हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लखनऊ में 25, कानपुर में 31 और हापुड़ में 30 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 33,117 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में इस समय 2,54,118 कुल एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 33,117 संक्रमित मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी नहीं हो रही है। शुक्रवार को भी 372 मरीजों की मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार व बुधवार को क्रमशः 357 व 353 लोगों की जान यह वायरस ले चुका है। करते हैं अगली खबर की तरफ। अन्नदाता का ऐलान, कृषि कानूनों के खिलाफ 10 मई को क्रांति दिवस मनाएंगे किसान। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की शुक्रवार को हुई बैठक में 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। वहीं प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए आंदोलन स्थल पर 24 घंटे भोजन की व्यवस्था करने की घोषणा की है। किसानों की हुई बैठक में कहा गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में 10 मई को हुई थी, इसलिए किसान इसी दिन को क्रांति दिवस के रूप में मनाएंगे। किसानों का कहना है कि इस दौरान ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए क्रांति दिवस मनाने की बात कही गई है। संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि 10 मई को किसान क्रांति दिवस के दिन मंच पर अमर शहीद मंगल पांडे सहित अन्य शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही किसान आंदोलन को सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए संकल्प दोहराया जाएगा। वहीं आंदोलन में लंगर की व्यवस्था में भी किसानों ने सुधार किया है। जानकारी के मुताबिक प्रवासी मजदूर व गरीबों को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जलपान और सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भोजन की व्यवस्था रहेगी। इस दौरान किसी भी समय आने वाले जरूरतमंदों को भी भोजन कराया जाएगा। साथ ही आंदोलन स्थल के आसपास कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसकी जिम्मेदारी स्वयं सेवकों को सौंपी गई है। एम्स से रिटायर्ड डॉक्टर दे रहे कोरोना से बचने के सुझाव। किसानों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एहतियातन दिल्ली फाइट कोविड-19 नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसमें अनुभवी डॉक्टर किसानों को कोरोना से बचने के सुझाव दे रहे हैं। इन डॉक्टरों में एम्स के पूर्व डायरेक्टर अनिमेश दास व डॉक्टर SK सिंह शामिल हैं, जो किसानों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने की जानकारियां दे रहे हैं। वहीं यूपी गेट बॉर्डर पर शुक्रवार को हुई बैठक में DP सिंह, बलजिंदर सिंह मान, धर्मपाल सिंह सहित अन्य कई लोग मौजूद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल। जी हां दोस्तों, देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता की कमी के कारण कोरोना संक्रमितों की हो रही मौतों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में केंद्र सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका मानवाधिकार कार्यकर्ता विष्णु कुमार गुप्ता द्वारा दाखिल की गई है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि देश के जिला अस्पतालों एवं निजी अस्पतालों में न तो ऑक्सीजन प्लांट है और न ही ऑक्सीजन के भंडारण की व्यवस्था, जबकि इन जगहों पर कम समय व कम खर्चे पर 1 महीने में PSA प्लांट लगाए जा सकते हैं। ऐसे एक प्लांट को लगाने में केवल उतनी लागत आती है जितनी रकम कई अस्पताल हर वर्ष अपने लिए ऑक्सीजन खरीदने में खर्च कर देते हैं। हमारे देश में ऑक्सीजन का बफर स्टॉक न होने से ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। यदि सरकार ने आम आदमी के संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए विगत वर्ष के कोरोना संकट को देखते हुए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक एवं उत्पादन आपूर्ति पर ध्यान रखा जाता तो ऐसी भयावह स्थिति पैदा नहीं होती। एडवोकेट गुप्ता का कहना है कि सरकार इस महामारी का आकलन करने में फेल हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर में आने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए सरकार का प्राथमिक दायित्व बन जाता है कि वर्तमान एवं भविष्य की ऑक्सीजन की स्थिति को देखते हुए अविलंब देश के सभी सरकारी जिला अस्पतालों एवं निजी अस्पतालों में PSA प्लांट लगवाना सुनिश्चित करे। साथ ही कोरोना द्वारा जल्दी अपनी चपेट में लिए जा रहे हार्ट, कैंसर, हाइपरटेंशन व मधुमेह की बीमारी से ग्रसित बुजुर्गों, युवकों व नवयुवकों की जान बचाना भी सरकार का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए इनका प्राथमिकता के आधार पर तत्काल टीकाकरण कराए जाने के लिए भी केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आदेशित करने की प्रार्थना आयोग से की गई है। हालांकि इसी मामले पर एडवोकेट गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश की अति चिंताजनक स्थिति सुधारने और PSA प्लांट को लेकर पत्र भी भेजा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता के प्राण जाए पर PM की टैक्स वसूली ना जाए, वैक्सीन GST पर राहुल गांधी का वार। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की कीमतों के बाद अब उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। शुक्रवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन की खरीद पर लगने वाले GST को माफ करने की मांग की थी। अब शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी वैक्सीन पर टैक्स वसूलने पर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है, जनता के प्राण जाए पर PM की टैक्स वसूली ना जाए। इस ट्वीट के साथ उन्होंने #GST का भी इस्तेमाल किया है।
सरकार ने विदेशों से आने वाली कोरोना वैक्सीन पर तो जीएसटी हटा दिया है, लेकिन देश के अंदर ही वैक्सीन की खरीद पर अब भी जीएसटी लिया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना की वैक्सीन पर 5% जीएसटी लिया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की एक डोज राज्यों को 300 रुपए और भारत बायोटेक कोवैक्सीन की एक डोज 400 रुपए में दे रही है। इसके ऊपर से 5% जीएसटी अलग से लग रहा है। इसके बाद राज्यों को कोविशील्ड की एक डोज 315 रुपए और कोवैक्सीन की एक डोज 420 रुपए में पड़ रही है। इससे राज्यों पर अतिरिक्त खर्चा बढ़ रहा है। इसलिए कई राज्य वैक्सीन पर लगने वाले जीएसटी में छूट की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार को दोनों ही वैक्सीन का एक डोज 150 रुपए में मिल रहा है। भारत में इस वक्त 3 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। पहली वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, और दूसरी है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलकर बनाया है। तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक वी, जिसे इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है। ये रूसी वैक्सीन है, जिसे भारत की डॉक्टर रेड्डी लैब बनाएगी। हालांकि अभी तक स्पुतनिक वी की कीमतें तय नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के किसानों को मिलेंगे 18 हजार रुपए। ममता बनर्जी ने की पीएम मोदी से मांग। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू हुए करीब 3 साल होने को है। अभी तक इस स्कीम के तहत 2-2 हजार रुपए की 7 किस्त किसानों को मिल चुकी है। वे 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो कभी भी उनके अकाउंट में पहुंच सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के किसानों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों को इस योजना के तहत पैसे देने की मांग की है। साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए किसानों को 18 हजार रुपए देने की बात भी कही है। हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ा मुद्दा बन गया था। बीजेपी लगातार इस मामले को उठा रही थी और उनका कहना था कि ममता बनर्जी के कारण ही बंगाल के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने चुनाव प्रचार में कहा कि हम किसानों को बकाया 18 हजार रुपए देंगे, रिलीज करे किसानों के फंड। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है, हाल ही में राज्यों के दौरों पर अपने बार आश्वासन दिया कि सभी किसानों को 18 हजार रुपए का बकाया दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो किसानों और ना ही पश्चिम बंगाल सरकार को कोई फंड प्राप्त हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप योग्य किसानों का फंड रिलीज करने और 21.79 लाख किसानों का डेटाबेस शेयर करने का निर्देश दें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की चिट्ठी से माना जा रहा है कि उन्होंने राज्य में अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे दी है। अब वहां के किसानों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 8वीं किस्त जल्द ही किसानों के खाते में पहुंचेगी। उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल के किसान इस योजना के तहत इस बार पहली किस्त प्राप्त करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने अपने पत्र में दावा किया है कि मैंने 31 दिसंबर 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को चिट्ठी लिखकर पश्चिम बंगाल के किसानों को पीएम किसान स्कीम का लाभ देने के लिए कहा था। राज्य सरकार ने इस संबंध में कई बार कृषि विभाग से भी बात की थी। हालांकि मंत्रालय से इस दिशा में अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुष्यंत चौटाला के आने की जानकारी हुई लीक, विरोध करने पहुंचे किसान। जी हां दोस्तों, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जिंद आने का कार्यक्रम गुप्त रखा गया था। आधिकारिक रूप से कार्यक्रम की कोई सूचना जारी नहीं की गई थी। डीसी के अलावा ज्यादातर अधिकारियों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम कोरोना संक्रमण की बीमारी से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर अधिकारियों की मीटिंग लेने वाले थे और उसके बाद वे नागरिक अस्पताल का भी दौरा करने वाले थे। लेकिन डिप्टी सीएम के दौरे की सूचना लीक हो गई। खटखट टोल पर धरने पर बैठे किसानों तक जानकारी चली गई कि डिप्टी सीएम हिसार में हैं और उसके बाद जिंद आएंगे, जिसके बाद काफी संख्या में धरने से किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर डिप्टी सीएम का विरोध करने जिंद रेस्ट हाउस के बाहर पहुंच गए, जिसके चलते डिप्टी सीएम जिंद नहीं आ सके। पहले उनके हेलीकॉप्टर से जिंद पहुंचने की सूचना थी, लेकिन सुनने में आया कि सड़क के रास्ते डिप्टी सीएम जिंद पहुंचेंगे। शाम तक किसान रेस्ट हाउस के बाहर डिप्टी सीएम के पहुंचने का इंतजार करते रहे। इस दौरान किसानों ने डिप्टी सीएम का पुतला भी फूंका। जब किसानों को विश्वास हो गया कि डिप्टी सीएम का जिंद नहीं आएंगे, तब किसान वहां से उठकर गए। शुक्रवार सुबह से ही गोहाना रोड पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सफीदो एसडीएम मनदीप कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। दोपहर को गोहाना रोड पर जेल के सामने बैरिकेड्स लगाकर और जेसीबी को बीच सड़क पर खड़ा कर रास्ता बंद कर दिया गया। जगह जगह पुलिस नाके लगाए गए थे। शहर में आने से किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने काफी प्रयास किए। जिंद नरवाना रोड पर जगह जगह नाके लगवाकर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन किसान बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। डिप्टी सीएम का विरोध करने आ रहे किसानों ने चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी होने की सूचना पाकर मुख्य मार्ग छोड़कर अपना रूट भी बदला। वे कैरखेड़ी अहिरका गांव होते हुए हाईवे पर चढ़े ही थे कि पुलिस ने एक ट्रक बीच में खड़ा कर रास्ते को बंद कर दिया। यहां से भी किसान निकलने में कामयाब हो गए। हाईवे से होते हुए हैबतपुर की तरफ चले। जगह जगह पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की। हैबतपुर गाँव के रास्ते से किसान शहर में प्रवेश करने लगे तो महिला थाना और एकलव्य स्टेडियम के नजदीक पुलिस ने अपनी गाड़ियां आगे खड़ी कर दी। उनको पार करते हुए किसान सेक्टर 11 अर्बन एस्टेट डिफेंस
कॉलोनी होते हुए गोहाना रोड पर एसपी कोठी के पास पहुंच गए। यहां भी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की थी। पुलिस ने यहां कई वाहन खड़े कर दिए। किसानों की पुलिस के साथ हाथापाई हुई। प्रदर्शन में महिलाएं भी रही शामिल। काफी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल रहीं। महिलाओं ने डिप्टी सीएम के पुतले को ऊपर कुर्ता और नीचे सलवार पहनाकर उसमें आग लगा दी। किसानों ने ऐलान किया कि जब तक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम रद्द नहीं होता वे डटे रहेंगे। अधिकारियों की तरफ से डिप्टी सीएम का कार्यक्रम रद्द होने की सूचना मिलने के बाद करीब 4 घंटे चले विरोध प्रदर्शन को किसानों ने समाप्त किया। किसान नेता आजाद पालवान और खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई और उनके किसान नेताओं ने ऐलान किया हुआ है जेजेपी बीजेपी का कोई भी नेता अगर कहीं भी आएगा तो वे उनका विरोध करेंगे। वेब पोर्टल चलाने वाले पत्रकार के साथ मारपीट। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच हमले की तैयारी कर रहा चीन, भाजपा सांसद का दावा, बोले अमित शाह ने की अनदेखी। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिखाते हुए कहा है कि मुसीबत की इस घड़ी में चीन ने अपनी सेना पीएलए के अतिरिक्त कुमुक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार लद्दाख में भेज दी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।